दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी पॉइंट में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं साइकोलॉजी के अंदर जो चैप्टर है बुद्धि, उसके बारे में बात करेंगे। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, तो ध्यान से देखें। चलते हैं, स्टार्ट। बुद्धि वह मानसिक योग्यता है जिससे व्यक्ति अपनी समस्या का समाधान कर वातावरण का शिकार होने से बचता है। बुद्धि वह मानसिक योग्यता है जिससे व्यक्ति अपनी समस्या का समाधान कर वातावरण का शिकार होने से बचता है। बुद्धि एक जन्मजात योग्यता है। बुद्धि जो होती है वो एक जन्मजात योग्यता है जिसको परिवर्तित किया जा सकता है। बुद्धि समायोजन करने की मानसिक योग्यता है। बुद्धि जो होती है वो समायोजन करने की मानसिक योग्यता है। सर्वप्रथम बुद्धि का प्रयोग करने का श्रेय फ्रांसिस गाल्टन को जाता है। फ्रांसिस गाल्टन, जिन्होंने 1885 ईस्वी में इसके बारे में बताया था। बुद्धि के लिए महत्वपूर्ण परिभाषा है जिसमें हम बात करेंगे। सर्वप्रथम गाल्टन की परिभाषा। बुद्धि किसी भी वस्तु को जानने एवं समझने की योग्यता होती है। बुद्धि किसी भी वस्तु को जानने एवं समझने की योग्यता होती है, ये गाल्टन ने बताया था। बेकिंगम ने बताया था बुद्धि सीखने की योग्यता है। बुद्धि सीखने की योग्यता है, ये किसने बताया था? बेकिंगम ने। उसके बाद आए थे डियरबॉर्न। डियरबॉर्न ने बुद्धि सीखने एवं अनुभव का लाभ उठाने की योग्यता बताया था। बुद्धि सीखने एवं अनुभव का लाभ उठाने की योग्यता होती है। उसके बाद आए थे रोस। रोस ने बताया था नवीन परिस्थितियों के साथ चेतन अनुकूलन की योग्यता बुद्धि कहलाती है। नवीन परिस्थितियों के साथ चेतन अनुकूलन की योग्यता बुद्धि कहलाती है। उसके बाद आए थे मन। मन के अनुसार बुद्धि नवीन परिस्थितियों को झेलने की मानसिक की नम्यता है। तो इस नाम को आपको ध्यान में रखना है। बुद्धि नवीन परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क की नम्यता है। उसके बाद बात करते हैं रोस के द्वारा जो परिभाषा दी गई थी। बुद्धि जन्मजात योग्यता है। यह किसने कहा था? रोस ने कहा था बुद्धि जन्मजात योग्यता है। उसके बाद आया था स्टर्न। स्टर्न ने कहा था बुद्धि समायोजन की योग्यता है। बुद्धि समायोजन की योग्यता है। उसके बाद बिने, अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि के 4 तत्वों का समावेश किया था। तो वो 4 तत्व कौन कौन से हैं? ज्ञान, आविष्कार, आलोचना और निर्देश। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। बिने ने जो बताया था वो 4 बताए थे, तो इनको आपको ध्यान में रखना है। बुद्धि के 4 तत्वों का समावेश किया था: ज्ञान, आविष्कार, आलोचना और निर्देश। आगे बात करते हैं नंबर 9 पे। टर्मन ने जो परिभाषा दी थी, टर्मन ने बताया था बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। बुद्धि जो होती है वो अमूर्त चिंतन की योग्यता होती है। उसके बाद आए थे वुडवर्थ। वुडवर्थ ने कहा था बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। बुद्धि जो है वो एक कार्य करने की विधि है। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि बुद्धि जो होती है मूर्त होती है या अमूर्त, तो आपको बताना बुद्धि जो होती है अमूर्त चिंतन की योग्यता है। उसके बाद आए थे स्पीयरमैन। स्पीयरमैन ने बताया था बुद्धि एक सामान्य योग्यता है। बुद्धि एक सामान्य
योग्यता है। उसके बाद आया था स्काउट। स्काउट के अनुसार बुद्धि सतर्क रहने की योग्यता है। बुद्धि जो है सतर्क रहने की योग्यता है, बुद्धि कहलाती है। तो इन परिभाषाओं को आपको ध्यान में रखना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब बात करते हैं बुद्धि की विशेषता। बुद्धि की कौन कौन सी विशेषता है। नंबर 1 पे बात करते हैं। बुद्धि विकासशील एवं परिवर्तनशील योग्यता है। बुद्धि जो होती है वो विकासशील एवं परिवर्तनशील योग्यता होती है। बुद्धि जो होती है वो सीखने की योग्यता है। बुद्धि के द्वारा हम सीखते हैं, इसलिए सीखने की योग्यता है। बुद्धि सीखने एवं अनुभव का लाभ उठाने की योग्यता है। सीखने एवं अनुभव का लाभ उठाने की योग्यता है। बुद्धि जो होती है वो अमूर्त चिंतन होती है, इसका आपको ध्यान में रखना। बुद्धि जो होती है समायोजन की योग्यता है। बुद्धि जन्मजात योग्यता है। बुद्धि जो होती है चिंतन एवं तार्किक चिंतन एवं स्मरण करने की योग्यता होती है। इस बात को ध्यान में रखना है। जो हमने परिभाषा पढ़ी थी वह इनकी विशेषता में आ रही है वापस, तो इस बात को ध्यान में रखना आपको, और परिभाषाओं को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। अब नंबर 9 पे बात करते हैं। बुद्धि पर वंश कर्म एवं वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है, यह आपको ध्यान में रखना है। वंश कर्म एवं वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। मुख्य प्रभाव वंश कर्म व सर्वाधिक प्रभाव वातावरण का पड़ता है। मुख्य जो प्रभाव पड़ता है वो वंश कर्म का होता है, लेकिन सर्वाधिक प्रभाव वो वातावरण का पड़ता है। अब बुद्धि की गतियों के बारे में बात करते हैं। बुद्धि की 2 गतियां होती है, ये क्वेश्चन आ चुका है पिछली बार। एक होती है लंबवत गति, एक क्षैतिज गति। लंबवत गति और क्षैतिज। परिपक्वता तक 16 से 18 वर्ष तक मानसिक विकास होता है, वो लंबवत गति कहलाती है। क्षैतिज गति जो दैनिक जीवन की समस्याओं का समाधान करने में काम में लेते हैं। दैनिक जीवन की समस्याओं का समाधान करने में इसका प्रयोग करते हैं। नंबर 11 पे बात करते हैं। बुद्धि एवं ज्ञान दोनों अलग तत्व हैं। बुद्धि और ज्ञान जो होते हैं दोनों अलग अलग तत्व हैं। बुद्धि से ज्ञान ग्रहण किया जाता है, लेकिन ज्ञान से बुद्धि का विकास होता है। बुद्धि से तो हम ज्ञान को ग्रहण करते हैं, लेकिन ज्ञान से ही बुद्धि का विकास होता है। नंबर 12 पे बात करते हैं। बुद्धि का प्रयोग हम करते हैं समस्या समाधान की योग्यता में, बुद्धि का प्रयोग करते हैं, तो इस बात को भी ध्यान में रखना है। यह हो गई महत्वपूर्ण विशेषता जो बुद्धि का। अब बात करते हैं बुद्धि का वर्गीकरण। बुद्धि का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया गया है, गेरेट का वर्गीकरण और थॉर्नडाइक का वर्गीकरण। बुद्धि का वर्गीकरण 2 भागों में है, गेरेट का वर्गीकरण है, थॉर्नडाइक का वर्गीकरण। गेरेट ने बुद्धि को 3 भागों में बांटा था, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। और थॉर्नडाइक ने यांत्रिक, अमूर्त और सामाजिक। आपको एक बात बता दूं कि मूर्त और यांत्रिक दोनों का एक ही मतलब होता है। मूर्त और यांत्रिक दोनों का एक ही मतलब होता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो अब इन तीनों का हम बात करते हैं। पहले बात करते हैं मूर्त बुद्धि क्या होती है। मूर्त बुद्धि वो होती है जिसके अंदर हम औजार, हथियार, वो सब काम में लेते हैं, वो मूर्त के अंदर आता है, जिससे हम काम करते हैं। तो बात करते हैं मूर्त बुद्धि के अन्य जो नाम है वो ध्यान में रखना है आपको। यांत्रिक बुद्धि, गामक बुद्धि, हार्डवेयर बुद्धि, कठोर उपागम और व्यवहारिक बुद्धि, इसका ध्यान रखना। ये पिछली बार आया था एग्जाम में, आप पूछा गया था मूर्त है, अमूर्त है या सामाजिक बुद्धि है, तो बहुत सारे बच्चों ने सामाजिक कर दिया था, तो इसके अंदर आपको ध्यान में रखना है, ये मूर्त बुद्धि के अंदर आता है।
बुद्धि के इस भाग में कार्य करने हेतु शारीरिक श्रम की अधिकता होती है। शरीर से सारा काम करना पड़ता है, इसके अंदर शारीरिक श्रम की ज़्यादा जरूरत पड़ती है। इसमें किए गए कार्य प्रत्यक्ष होते हैं, जो भी कार्य करते हैं वो प्रत्यक्ष होते हैं। बुद्धि के इस भाग में कार्य करने हेतु मशीनी उपकरणों का काम में लिया जाता है। मशीनी उपकरण यंत्रों का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। दैनिक जीवन में वस्तुओं का आदान प्रदान बुद्धि के इस भाग से ही होता है। दैनिक जीवन में जो भी हम काम करते हैं वो आदान प्रदान जो भी वस्तुओं का करते हैं वो इसी भाग से किया जाता है। तो ये आगे मूर्त बुद्धि। अब इसके कुछ एग्जाम्पल है वो ध्यान रखना है, जैसे हार्डवेयर इंजीनियर, कार मैकेनिक, कुली, मजदूर, कारीगर और कारपेंटर। किसान भी इसी में शामिल है। अब आगे बात करते हैं अमूर्त। अमूर्त बुद्धि क्या होती है? जो हम दिमाग से सोचते हैं वही अमूर्त बुद्धि है। मृदुल मृदुल बुद्धि, सॉफ्टवेयर बुद्धि, शाब्दिक बुद्धि, ये इसके अन्य नाम है, तो ध्यान में रखना आपको। बुद्धि के इस भाग में मानसिक श्रम की अधिकता होती है। मानसिक रूप से ज़्यादा कार्य किया जाता है, लेकिन मूर्त के अंदर शारीरिक श्रम ज़्यादा था। इसमें किए गए कार्य प्रत्यक्ष नहीं होते हैं। उसके अंदर किए गए कार्य प्रत्यक्ष थे, लेकिन इसके द्वारा जो किए जाते हैं वो कार्य प्रत्यक्ष नहीं होते हैं। अमूर्त बुद्धि का प्रयोग या संचालन मूर्त बुद्धि के उपकरणों के द्वारा ही संभव है। अमूर्त बुद्धि का जो भी कोई कार्य होगा वो मूर्त बुद्धि के बिना हो ही नहीं सकता। कोई भी हम सोच सकते हैं, लेकिन कार्य करने के लिए हम किसी अन्य उपकरण को काम में लेते हैं, तो इस बात को ध्यान में रखना है। इसका संबंध पुस्तकीय ज्ञान से होता है, इसको पुस्तकीय बुद्धि भी कहा जाता है, तो इस बात को ध्यान रखना, पुस्तकीय बुद्धि कहा जाता है। अब नेक्स्ट इसके जो एग्जाम्पल है उसके बारे में बात करते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कवि, वकील, डॉक्टर, लेखक, शिक्षक, कहानीकार, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, गणितज्ञ, ये सारे जो होते हैं वो अमूर्त के अंदर आते हैं, अमूर्त बुद्धि के अंदर। और नेक्स्ट बात करते हैं सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि क्या होती है? इसे सामाजिक सांस्कृतिक बुद्धि भी कहा जाता है। बुद्धि के इस भाग में सामाजिक कुशलताओं का निर्धारण किया जाता है। दया, करुणा, सहयोग, नेतृत्व सामाजिक बुद्धि के प्रमुख तत्व कहलाते हैं। इसमें व्यक्ति की लोकप्रियता का निर्धारण होता है। व्यक्ति की लोकप्रियता का निर्धारण होता है, जैसे राजनेता, मंत्री, समाज सेवक, अध्यक्ष, समाजकर्ता, कार्यकर्ता जो भी होते हैं वो इसी के अंदर शामिल होते हैं। अब बात करते हैं हम बुद्धि के जो सिद्धांत हैं। बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि का पहला जो सिद्धांत है वो है एक कारक, एक खंड या एक तत्व सिद्धांत। तो ये किसने दिया था? अल्फ्रेड बीने ने दिया था। इसका समर्थक किसने किया था? एबिंगास, डॉक्टर जॉनसन, विक्टोरिया हेजलेटिक और स्टर्न और टर्मन ने इसका सहयोग किया था। तो एक कारक, एक तत्व, एक खंड सिद्धांत अल्फ्रेड बीने ने 1911 में दिया था। और बीने जो थे वो फ्रांस के थे। बीने बुद्धि को केंद्रीय प्रवृत्ति का भाग माना जाता है। बीने की जो बुद्धि का सिद्धांत है उसको केंद्रीय प्रवृत्ति का भाग माना जाता है, इस बात को ध्यान में रखना है। बीने के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि का निर्माण एक ही कारक के माध्यम से होता है। एक ही कारक की जरूरत पड़ती है और व्यक्ति अपने सभी प्रकार के कार्य को एक कारक के माध्यम से करता है। कोई भी कार्य होगा वो एक कारक से ही करेगा।
बीने के अनुसार व्यक्ति की मानसिकता में अलग अलग कार्यों को करने की अलग अलग मानसिक योग्यता नहीं होती। मतलब कोई भी कार्य हो उसको एक समान ही किया जाता है। व्यक्ति अपने सभी प्रकार के कार्य एक ही कारक के माध्यम से करता है। बीने के सिद्धांत का समर्थन करते हुए डॉक्टर जॉनसन ने लिखा कि अगर न्यूटन जो है वो कविताएं करने लगता तो वह बहुत अच्छा कवि भी होता। अगर वो कविता लिखता तो वो बहुत अच्छा कवि भी होता। अर्थात दोनों कार्यों के लिए अलग अलग योग्यता की आवश्यकता नहीं होती। आगे बात करते हैं। बीने के इस सिद्धांत का निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। यह संतुष्ट नहीं करता किसी भी चीज को। बीने बुद्धि को अविभाज्य खंड मानता है। बीने सिद्धांत बुद्धि को अविभाज्य खंड, जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता, इसको बुद्धि को मानता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। बीने के सिद्धांत को निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। अब हम सेकंड बात करते हैं बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक थे स्पीयरमैन, जो ब्रिटेन से थे और 1904 के अंदर उनने ये सिद्धांत दिया था। स्पीयरमैन के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि का निर्माण दो कारक के मिलने से होता है, जिसने स्पीयरमैन ने सामान्य कारक व विशिष्ट कारक नाम दिया। एक को सामान्य कारक जो जी है उसको सामान्य कारक और विशिष्ट कारक को एस ने प्रदर्शित किया था। सामान्य कारक को जी से और विशिष्ट कारक को एस ने प्रदर्शित किया था। तथा दोनों कारकों के मिलने से जी प्लस एस से व्यक्ति की बुद्धि का निर्माण होता है। इसके अंदर दो कारक बताए कि दोनों से मिलने से ही बुद्धि का निर्माण होता है। स्पीयरमैन के अनुसार सामान्य कारक जन्मजात, विशिष्ट कारक वातावरण से अर्जित होते हैं। सामान्य कारक जो होते हैं वो जन्मजात होते हैं, जो जी कारक है वो जन्मजात है और एस कारक है जो वातावरण से अर्जित किया जाता है। और दोनों कारकों के मिलने से ही व्यक्ति की बुद्धि का निर्माण होता है। अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। अब बात करते हैं सामान्य कारक और विशिष्ट कारक। सामान्य कारक जो होता है वो जन्मजात होता है, जबकि विशिष्ट कारक है वो वातावरण से अर्जित किया होता है। इसके द्वारा व्यक्ति सामान्य कार्य करता है, इसके द्वारा व्यक्ति विशिष्ट कार्य करता है। ये सभी में उपस्थित होते हैं। क्योंकि ये जन्मजात होते हैं इसलिए ये सभी में उपस्थित है, ये सभी में उपस्थित नहीं होता क्योंकि ये वातावरण से लिया होता है। इनके जो जन्मजात होते हैं उनका परिवर्तन संभव नहीं होता है, इनके अंदर जो परिवर्तन नहीं कर सकते, लेकिन इनके अंदर वातावरण के अनुसार उसको परिवर्तित किया जा सकता है। तो इन बातों का भी ध्यान रखना है जो बुद्धि का निर्माण करते हैं। अब बात करेंगे हम त्रिकारक सिद्धांत। त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन ने। उसके द्विकारक सिद्धांत में थोड़ा सा परिवर्तन किया था और उसके अनुसार उसने त्रिकारक सिद्धांत दिया था। स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत का खंडन होने के पश्चात स्पीयरमैन ने सामान्य कारक व विशिष्ट कारक को मिलाकर त्रिकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उन दोनों को मिलाकर त्रिकारक सिद्धांत का प्रतिपादन, जिसे जी कारक से उच्च व एस कारक से निम्न योग्यता का समावेश होता है। जी कारक से तो उच्च है और विशिष्ट कारक से निम्न योग्यता का समावेश होता है, जिसके अंदर जैसे बात करते हैं सामान्य कारक और विशिष्ट कारक। ये आम आदमी और ये एमबीबीएस डॉक्टर जब दोनों को मिलाते हैं तो क्या बनता है? कंपाउंडर या नर्स। जो त्रिकारक, जो आम आदमी से बड़ा है लेकिन एमबीबीएस डॉक्टर से छोटा है। स्पीयरमैन ने त्रिकारक को सामूहिक खंडन नाम दिया, जिसे अंग्रेजी के
छोटे अक्षर जी अक्षर से लिखा था। तो इस बात को ध्यान में रखना है। हमने सबसे पहले पढ़ा था अल्फ्रेड विने का जो एक खंड एक तत्व सिद्धांत, उसके बाद में द्विकारक सिद्धांत जो स्पीयरमैन ने दिया था, उसके बाद में आया था त्रिकारक सिद्धांत, वो भी स्पीयरमैन ने दिया था। अब नंबर 4 पे बात करते हैं बहुकारक सिद्धांत जो थॉर्नडाइक ने दिया था। बहुकारक सिद्धांत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थॉर्नडाइक ने 1913 और अमेरिका के वैज्ञानिक थे। इसको बहुखंड, बहुतत्व, बालू का सिद्धांत, परमाणु सिद्धांत या मात्रा सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ये नाम क्यों है अभी इनसे पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। थॉर्नडाइक के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि का निर्माण एक दो सामान्य मानसिक योग्यताओं से मिलकर न होकर असंख्य बहुकारक के मिलने से होता है। कि सामान्य बुद्धि का जो विकास होता है वो योग्यता से मिलने से नहीं होता है, वो असंख्य बहुकारकों से मिलकर होता है। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए रेत के टीले का उदाहरण दिया था, इसीलिए इसको रेत या बालू का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। थॉर्नडाइक के अनुसार एक दो रेत के कणों से मिलने से रेत के टीले का निर्माण नहीं हो सकता। थॉर्नडाइक ने कहा था कि एक दो रेत के कण मिलने से रेत के टीले का निर्माण नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार एक दो मानसिक योग्यताओं के मिलने से व्यक्ति की बुद्धि का निर्माण नहीं हो सकता। तो ये बात कुछ हद तक सही थी। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए लिखा कि व्यक्ति के द्वारा अभ्यास प्रशिक्षण के माध्यम से ही एक या दो क्षेत्रों में विशिष्ट योग्यता अर्जित कर लेने से व्यक्ति को प्रतिभाशाली या बुद्धिमानी नहीं माना जा सकता। उन्होंने कहा था कि कोई व्यक्ति है वो एक या दो क्षेत्र में अच्छा है लेकिन प्रतिभाशाली नहीं बोल सकते उसको हम। प्रतिभाशाली या बुद्धिमान होने के लिए कम हर क्षेत्र के अंदर वो विकसित होना चाहिए और हर क्षेत्र के बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए, तब वो प्रतिभाशाली बुद्धिमान हो सकता है। और इसका एक एग्जाम्पल भी दिया था, क्योंकि रामानुजन गणित में तो वो होशियार थे परंतु अन्य विषयों में कमज़ोर थे। तो ये एग्जाम्पल एकदम सही बैठता है उनके ऊपर। थॉर्नडाइक ने व्यक्ति की मानसिकता में तार्किक, मानसिक, शाब्दिक, सांकेतिक, आंखिक, भाषण जैसी मानसिक योग्यता बताई थी। अब नोट देखते हैं। स्पीयरमैन के सामान्य कारक जी कारक की खंडन करने का श्रेय थॉर्नडाइक को जाता है। जो जी कारक था उनका उसका खंडन किया था। अब बात करेंगे हम बुद्धि के त्रितंत्र का सिद्धांत। त्रितत्व और त्रितंत्र अलग अलग है तो इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना है। ये दिया था स्टर्नबर्ग ने दिया था त्रितंत्र का सिद्धांत। स्टर्नबर्ग के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि का निर्माण तीन तंत्रों के द्वारा होता है। वो तीन तंत्र कौन कौन से हैं? शीर्षक, प्रत्यक्षीकरण और घटक। शीर्षक, प्रत्यक्षीकरण और घटक। इससे बुद्धि का सूचना का सिद्धांत भी कहा जाता है। सूचना का सिद्धांत। पहला नाम याद रखना आपको, शीर्ष जो सबसे ऊपर होता है, शीर्ष, प्रत्यक्षीकरण और घटक। इसी क्रम में आपको याद में रखना है इनको। अब नंबर 6 पे बात करते हैं हम। समूह कारक सिद्धांत। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत। समूह की बात करते हैं तो दो व्यक्तियों का नाम आता है। जैसे दो व्यक्ति के बनने से समूह बनता है तो इसीलिए इसको समूह कारक सिद्धांत कहा जाता है।
सबसे पहला व्यक्ति था इसके स्टर्न और केली, दो व्यक्ति थे। स्टर्न ने तो 1938 के अंदर दिया था, लेकिन केली ने 1954 में ये सिद्धांत दिया था। स्टर्न के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि का निर्माण अनेक योग्यताओं के मिलने से बने समूह के माध्यम से होता है। स्टर्न ने व्यक्ति की मानसिकता के 2 प्रकार के समूह और 9 प्रकार की मानसिक योग्यता बताई थी। अगर बात करें कि मानसिक योग्यताओं में तो समूह कितने हैं, तो 2 समूह हैं, और समूह के जो मानसिक योग्यता होती है वो कितनी बताई थी, 9 योग्यता बताई थी। तो देखते हैं कौन कौन सी है। आपको वीडियो अच्छा लग रहा तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। प्राथमिक प्रतिकारक समूह है और दूसरा था द्वितीयक प्रतिकारक समूह है। प्राथमिक के अंदर 7 योग्यता बताई थी मानसिक योग्यता, और द्वितीय कारक में 2 बताई थी। तो वो कौन कौन सी है, लाइन से याद रखना है इनको। पहला था संज्ञान, दूसरा स्मरण, तीसरा शाब्दिक, चौथा था शाब्दिक प्रवाह, 5वां आगमनात्मक, 6वां निगमनात्मक, 7वां तार्किक, 8वां समस्या समाधान, और 9वां प्रत्यक्षीकरण। ये थ्रस्टन के द्वारा दिया गया था, तो इसको ध्यान में रखना है आपको। समूह कारक बोले तो 2 बताने हैं, और योग्यता पूछे तो 9 बतानी है, और इनको लाइन से ऐसे इसी क्रम में आपको याद रखना है। और एक बार इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। अब बात करते हैं केली की। 1954 में केली ने अपनी पुस्तक द क्रॉस रोड इन द माइंड ऑफ मैन, द क्रॉस रोड्स इन द माइंड ऑफ मैन व एजुकेशनल साइकोलॉजी में 2 प्रकार के प्रतिकारक समूह व 9 प्रकार की मानसिक योग्यता बताई थी, लेकिन उनकी अलग अलग थी। प्राथमिक प्रतिकारक समूह इसके अंदर 5 है, और द्वितीय प्रतिकारक समूह इसमें 4 है, लेकिन थ्रस्टन के द्वारा 7 और 2 थे, तो मिलकर 9 हुआ था। इसके अंदर प्रतिकारक समूह जो होते हैं वो 5 है, और प्राथमिक और द्वितीयक जो होते हैं वो 4 है। अब नंबर 1 पे बात करते हैं सामाजिक, नंबर 2 पे क्रियात्मक, नंबर 3 पे तार्किक, नंबर 4 पे सांख्यिकी, नंबर 5 के शाब्दिक, नंबर 6 पे शारीरिक, नंबर 7 पे संगीतात्मक, नंबर 8 पे रुचि आधारित, और नंबर 9 पे है प्रक्षेपण। तो इसको भी ध्यान में रखना और स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, और इनकी बुक का भी नाम याद रखना है। बुक का नाम था द क्रॉस रोड इन द माइंड ऑफ मैन और एजुकेशनल साइकोलॉजी, जो 1954 में अपना सिद्धांत दिया था केली के द्वारा। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। और इसका सेकंड पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन में इसका मिल जाएगा लिंक। धन्यवाद।